हेलो बच्चों। तो अब हम आ गए हैं थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से अपनी कॉपी किताब खोल लो, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेसिक, वो पहले काम आएगा। तो कुछ बेसिक फार्मूलाज 10th के डिस्कस होंगे और फिर हम 12th के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर नेम एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले बात ही हम करंट की करते हैं। करंट करंट को बेटा हम डिनोट करते हैं बाय अ लेटर आई इन द एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज यू ऑल नो दैट इज एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी बेसिक बात करते जा रहे हैं सारे चैप्टर की। तो बेटा करंट, पहली चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई और तीसरी चीज़ ये हो गई कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर। स्केलर का मतलब तुम समझते हो, जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सब हम लोग बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट is always to be taken from positive to negative। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा हम हमेशा कहाँ से लेते हैं? प्लस से माइनस की तरफ। ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों करंट का फॉर्मूला। तो द फॉर्मूला ऑफ करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। सो वी कैन डिफाइन द flow of charges in per unit time through a conductor। यानी कि कंडक्टर के थ्रू फ्लो ऑफ पर यूनिट चार्ज। बेटा ये वाला करंट का फॉर्मूला होता है। इसमें Q स्टैंड फॉर चार्ज, T स्टैंड फॉर टाइम एंड I स्टैंड फॉर करंट। अच्छा, क्या सर यही फॉर्मूला होता है? नहीं बेटा, एक और भी होता है। क्या? देखो मैं बताता हूँ बच्चों। एक फॉर्मूला लिखा Q बाई टी, एक लिखा हमने डी क्यू बाई डी टी, एक हमने लिखा डेल क्यू बाई डेल टी, एक हमने लिखा एन ई बाई टी। ठीक है बच्चे, आप देख, इनमें तेरे को मैं समझाता हूँ ये फॉर्मूले क्या है। बेटा जनरल ही हम करंट को निकालना है। अगर हमें चार्ज पता हो, टाइम पता हो, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। व्हाट वी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस सर ये क्या होता है? ये होता है बेटा किसी पर्टिकुलर टाइम पर तुम करंट को कैलकुलेट करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है सर। ये क्या होता है? ये होता है बच्चे एवरेज करंट। दिस फार्मूला इज फॉर एवरेज करंट। ओके, एंड दिस फार्मूला इज नॉट न्यू। बस हमने क्यू की जगह क्या रख दिया है? एन ई, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कभी कभी हमसे क्या करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है। एन इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे कभी कभी हमसे भी पूछ लेता है कि अगर इतना करंट इतने टाइम तक बहा तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, है ना? तो इसके लिए तो ये सब आप नोट करते जाओ बच्चों। दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, हमें करंट के बारे में पता चलने लगा। तो जो हमें बात समझ में आई वो ये है, 12th के हिसाब से बच्चे को पता होना चाहिए करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो आपको कुछ कन्फ्यूजन भी होगा इस टॉपिक पर, इसीलिए मैं आपको इसको अलग से समझा रहा हूँ। करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो बेटा स्केलर का मतलब होता है अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी? सर करंट के पास तो डायरेक्शन भी होती है। आपने अभी भी लिखा था इससे पहले वाली स्लाइड में, यहाँ पे हमने लिखा था कि बेटा ये हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फिर सर डायरेक्शन भी है? नहीं बेटा, इसको हमें समझना होगा। सपोज इफ वी टेक अ टू वायर्स एंड वी जॉइंट perpendicularly and the another one is this।
बच्चों इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर 90 पर क्यों जोड़े, वो इसीलिए जोड़े ताकि आपको समझ में आए। मान लो इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट आ रहा है I2, तो इधर करंट क्या हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2। दोनों तरफ से करंट आ रहा है तो एक तरफ तो जाएगा ना। और लेट सपोज ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जिस पर कि ये करंट जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये एंगल भी 45 हमने लिया और ये एंगल भी हमने 45 लिया। सर ऐसा क्यों? सर हम 30 और 60 भी तो ले सकते थे। हाँ बेटा ले सकते हैं, बट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि वाई द करंट इज स्केलर। अच्छा, तो बच्चे अगर करंट वेक्टर होगा, अगर आपको इसका रीज़न लिखना हो तो आप लिखोगे इट डज नॉट ओबे द वेक्टर एडिशन लॉ। ये जो है वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। सर कैसे? देखो बच्चों, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, सपोज इस वेक्टर को इधर लाऊं, तो यहाँ का वेक्टर क्या कहलाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये आएगा I1 cos 45, और इसको उधर लाएंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, I2 cos 45, है ना। तो यहाँ पर I1 cos 45 प्लस I2 cos 45 मस्ट बी इक्वल टू, लेट्स से कि I1 I2 को I3 बोल रहे हैं, I3 के बराबर होना चाहिए। भाई वेक्टर्स ने तो यही बोला कि अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसके बराबर होना चाहिए, जबकि हमने ऐसा देखा प्यारे बच्चों कि ये नहीं होता है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, ये इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए हमने बोला कि करंट इज आ स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए हम बोलते हैं कि करंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इसीलिए। अच्छा, तो करंट सर स्केलर है, ठीक है सर। आप लिखते भी जाओ प्यारे बच्चों, क्योंकि हर एक चीज़ आप नोट भी करते जाओगे तो आपको समझ में आएंगे। अब बेटा ठीक है, बट सर आप तो ये बोल रहे थे कि करंट की डायरेक्शन होती है। हाँ होती है। सपोज दिस इज़ अ रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ अ की, ठीक है बच्चे, पॉजिटिव या नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस लेते हैं। हाँ सर, मैग्नीट्यूड भी होता है। लेट सपोज कि 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, लेट सपोज 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, और हमेशा डायरेक्शन भी होती है सर। हाँ होती है, बट बेटा ये हम इसको रीज़न क्या देंगे, ये वाला, और ये वाला रीज़न को हमने प्रूफ कैसे करेंगे, ऐसे। तो अब हमें पता चल गया कि डायरेक्शन होने के बावजूद कि डायरेक्शन इज ऑलवेज फिक्स, क्यों, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट फिर भी एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों स्केलर। क्यों है, क्या तुम्हें समझ में आ गया होगा? आई थिंक सो। आप इसको लिख लें विद रीजन। नाउ हम वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड। अच्छा, अब हम समझते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 टर्म आती है। एक तो आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक आती है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, 2 टर्म आती है। तो दोनों का मतलब हम अच्छे से समझते हैं अब अपने वीडियो में, ठीक है बच्चों। देखो, एक तो आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक आती है पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इसका सिंबल भी V होता है, इसका सिंबल भी V होता है, इसका फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W/Q होता है, इसका भी फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W/Q ही होता है। सर इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है, इसकी भी SI यूनिट वोल्ट होती है। सर ये भी ठीक है। अच्छा, तो देखो सर, अब आप ये बताओ कि बच्चों ध्यान सुनना कि ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, इवन सिंबल्स भी सेम हैं। तो अब सर ये क्या है चक्कर कि जब सब कुछ ही अगर सेम है तो फिर हम 2 टर्म क्यों पढ़ रहे हैं?
तो प्यारे बच्चों, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसलिए मैं समझाता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ, इट कैन प्रेजेंट इन ओपन सर्किट बट, ये वाला तो, बट इट ऑलवेज प्रेजेंट इन क्लोज्ड सर्किट, ठीक है, क्लोज सर्किट और अक्रॉस द रजिस्टर्स, अक्रॉस द रजिस्टर। अच्छा, ये खास बात है, मतलब ये हमेशा रजिस्टर के अक्रॉस होगा। ये रजिस्टर है, शार्क के दांत जो मैंने बनाए, तो यहाँ और यहाँ के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। और जबकि ये बिना सर्किट में भी हो सकता है, या फिर ओपन सर्किट में हो सकता है, या फिर विदाउट सर्किट। सर ऐसे कैसे? तो अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझें। ये विदाउट सर्किट भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये विद सर्किट, और सर्किट इज मस्ट टू बी क्लोज्ड होना चाहिए। अच्छा, तो दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। वापस हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं, देखो है ना, ये वाली। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, एक, फिर दो है, फिर एक, और फिर एक। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पार्टीशन कर दिया, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की, और थोड़ी सी बातें करते हैं ताकि हमें समझ में आए। बेटा ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ कोई चार्ज है Q, और ये कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे, और इसको इस पॉइंट तक उठा कर ला के लेके आना है। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं यहाँ लिखूँ, हाँ, द वर्क डन in bringing a charge, in bringing a charge from infinity to particular point, और यहाँ पे पहले से चार्ज रखा हुआ, ध्यान रखना है ना, पर्टिकुलर पॉइंट नियर टू अनदर चार्ज, near to another charge is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चों, ये जो है प्लस है, और मान लो आप भी ये भी प्लस लाए, तो ऑब्वियस है ये इसको रिपेल करेगा, किसी एक्सट्रीम पर जाकर यहाँ तक नहीं करा, यहाँ से करना शुरू करेगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो और पास लाना है, और पास लाना, तो फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई है। सर इसमें यही होगा कि जैसे अगर मैंने मान लो सर्किट में समझाता हूँ, ठीक है, ये एक बैटरी है और ये एक प्लस और माइनस। बेटा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्जेस को, यानी कि द वर्क डन इन carry a charge from one point to another across the resistor is called potential difference। तो बच्चों, एक रजिस्टर के अक्रॉस अगर आप लेकर जाओगे, तो जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, यानी जो बैटरी वर्क डन करेगी, उस वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और जहाँ पर हम ये सर हम क्यों लेके आ रहे हैं? बेटा ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहीं कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा ना, कोई भी चार्ज अपने आप तो चल के आएगा नहीं, और जबकि वो सेम नेचर के हों तो वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, पास नहीं आएंगे। तो इसका मतलब हमें लाना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से लाना पड़ेगा। तो जो उस एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ तक तो हो गया है,
तुम इसको लिखते जाओ प्यारे बच्चों, ताकि हम इसको जल्दी जल्दी से कोई रिवीजन करते जा रहे हैं। तो बच्चों पोटेंशियल फार्मूला हमें समझ में आ गया है। मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ V इज इक्वल्स टू W बाय क्यू। तो सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, बोर्ड्स में 12th क्लास के बच्चों को ये पता होना चाहिए, डिफाइन 1 वोल्ट। तो कैसे करेंगे बताओ? तो सर हम कैसे करेंगे, देखो हम ऐसे कर लेते हैं। फिर देखो बेटा, हर जगह 1 1 लिख दो। 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम, वर्क की यूनिट जूल, वोल्ट की यूनिट वोल्ट। यानी व्हेन अ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ 1 कूलम चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट। यानी 1 जूल of work in carrying a charge of 1 coulomb is called 1 volt। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेंगे भाई, 1 जूल को 1। और बेटा पोटेंशियल आप जानते हो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। सर हमें कैसे पता? बेटा आपको मैंने सेकंड चैप्टर में ये चीज़ सिखाई थी, करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको पता होगी। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की। ये भी 10th क्लास का ही है, तो बच्चों को पता होना चाहिए। इसको मिटा देता हूँ, है ना। ओम्स लॉ, तो बेटा ये ओम्स लॉ क्या चीज़ है, समझते हैं इसको। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to current flowing through a wire। यानी मैथमेटिकली अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे बच्चों? देखो कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी अभी हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं तो ऐसे लिख लेते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो भी फ्लो हो रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर किसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है? दिस इज़ अ मस्ट कंडीशन टू अप्लाई द ओम्स लॉ। तो बेटा ये होता है सराउंडिंग्स का और डिवाइसेस का, है ना। अच्छा तो ये वाली बात आ गई कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है, तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा, दैट वी से आर। बच्चों ये सबको पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हमेशा हम फिजिक्स में हटाते हैं। क्यों हटाते हैं आपको पता है ना? क्योंकि बच्चे ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी बढ़ेगी, या वो क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी। एक बढ़ेगी तो ये दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। बट कितना बढ़ेगी कितना घटेगी, मतलब अगर मैं इसको एक टाइम बढ़ाऊँ तो ये क्या 1 टाइम बढ़ेगी या घटेगी, ये नहीं पता चल रहा। तो दैट्स वाई वी हैव टू इंट्रोड्यूस आ इक्वलिटी सिंबल, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट पता कर सकें कि कितना चेंज आएगा। अच्छा तो V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है सर। सर ये कौन सी फॉर्म होती है? तो ये बेटा ये होती है कौन सी बताओ? स्केलर के वेक्टर। सर ये होती है स्केलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्केलर फॉर्म। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये स्केलर फॉर्म सर क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अभी हम वेक्टर फॉर्म भी डिराइव करेंगे इस चैप्टर में।
बच्चों एक तो ये लिखना है आपको ओम्स लॉ में, आपको पता ही होगा, एक उसकी मेन कंडीशन हो गई, एक ये उसकी डेफिनेशन हो गई, ये हो गया। फिर आता है बच्चों ग्राफ। ग्राफ आप जानते हो कैसा आएगा, देखो क्योंकि ये सब 10th का है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये आई है, ये वी है, वी वर्सेस आई, इट सीम्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि सर डायरेक्टली है, जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। जितना भी करंट बढ़ाओ उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसलिए डायरेक्टली आता है बच्चों। अब आता है इसके सर्किट डायग्राम। तो बेटा अब हम ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम, सर ये सर्किट डायग्राम हमारे काम का है क्या? हाँ बेटा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है, बोर्ड्स प्रैक्टिकल। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम कैसा होता है देखो, तो एक तो हमने ले ली वाई एक्स, सॉरी, तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि बेटा एक इसमें लगा होता है रजिस्टर, एक लगा होता है रियोस्टेट, एक लगा होता है इसमें अमीटर, एक लगी होती है इसमें की, फिर लगा होता है बैटरी एलिमिनेटर, फिर लगा होता है वायर। दिस इज द कनेक्टिंग वायर, प्लस माइनस आर। और बच्चों आपको पता होगा कि वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, अक्रॉस द रजिस्टर, ये, और इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, आर एच। ये क्या है, की। ये क्या है बच्चों, बैटरी एलिमिनेटर, बैटरी एलिमिनेटर, इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम, जो कि आपको एग्जाम्स में बनाना होता है, बोर्ड्स में बनाना, आपको याद होना चाहिए बच्चों। रियोस्टेट आप यहाँ क्या करते हो, दिस इज़ अ वेरिएबल, इससे आप वेरी करते हो किसको, करंट को। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम। अच्छा, अब कुछ बातें थोड़ी थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। एक तो इसकी ड्रॉबैक्स क्या है कि ओम्स लॉ इज ओनली परफॉर्म ऑन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। पहली चीज़, कैसा टेम्परेचर होना चाहिए बच्चे, कांस्टेंट, किसका, डिवाइसेस का और सराउंडिंग्स का। दूसरा होता है इट्स वैलिड फॉर स्मॉल करंट। ये जो है कौन सा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये बेटा सिर्फ फॉलो होता है स्मॉल करंट के लिए। स्मॉल करंट समझते हो, बहुत छोटा करंट। अगर करंट ज़्यादा हो जाए तो ये फॉलो नहीं करता, है ना। तो बेटा ये इसके दो ड्रॉबैक्स क्या हैं, दो ड्रॉबैक्स है ओम्स लॉ के, ठीक है। अब एक और इसमें कैटेगरी आती है नॉन ओमिक, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ये क्या होते हैं सर, तो देखो नॉन ओमिक मतलब ये बहुत सिंपल हो गया, विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। क्या सर ऐसे कंडक्टर भी होते हैं, हाँ बेटा, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करें वो सब क्या होते हैं, नॉन ओमिक। बेसिकली इनका एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। सर ये क्या चीज़ है, सेमी कंडक्टर बेटा हम 14th चैप्टर में पढ़ेंगे अपने अच्छे से, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, बट आप अभी इस चैप्टर में पढ़ने के लिए सिर्फ नाम याद रख लो कि सेमी कंडक्टर्स। ये सर्किट डायग्राम हो गया, ये उसकी दो कंडीशंस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों में क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों हमें ये समझ में आ गया कि ओम्स लॉ को हमें कैसे लिखना है। अब बच्चों ये भी छोटा सा एक फैक्टर है, मैं वो भी बताता हूँ कि फैक्टर्स, ये शब्द अभी 10th का ही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, बट मैं अभी फिर भी बता देता हूँ एक बार वापस से कि किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो द आंसर इज, पहला फैक्टर होता है बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली proportional to length of conductor, length of conductor, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब कैसे, देखो मैं बताता हूँ।
अब देखो ये तो मैं 12th क्लास के बच्चों को ये 12th के हिसाब से मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो आप बहुत ध्यान से देखना अभी, ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मान लो कंडक्टर वायर ऐसा है, दिस इज अ वायर सिलेंड्रिकल, बच्चों इसकी ये वाली लेंथ L है, ठीक है, एंड दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है मान लो R। तो बच्चों इसमें करंट कैसे फ्लो होगा अब आप बताओ? ऐसे ही होगा ना, करंट यहाँ से एंटर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही होता है ना बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, क्रॉस सेक्शन को समझते हो, कर्व्ड नहीं, सामने वाला, जैसे ये मार्कर है, जैसे वायर है, तो ये सामने वाला जो एरिया दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बच्चों यहाँ से रेजिस्टेंस इसकी लेंथ के, जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो वी कैन राइट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, वी कैन राइट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अच्छा, इस चीज़ पे मैं अभी थोड़ी सी और आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर आता है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं क्या, कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली proportional to cross sectional area, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इनवर्सली होता है सर, इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। तो बाय 1 and 2 वी गेट, बाय 1 and 2 हमें क्या पता चल रहा है बच्चे, R इज डायरेक्टली टू L बाय A। L ऊपर है, ऊपर लिख दिया, A नीचे, नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सर क्यों चाहिए, मैंने बताया ना, हमेशा फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं। तो बच्चे कैसे आएगा, देखो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, रो L बाय A। सर यहाँ पर रो क्या है, तो रो है बेटा रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कैसी होती है, कांस्टेंट। सर ये थोड़ा सा समझाओ। हाँ, मैं अभी इसी पे चर्चा करने वाला हूँ बेटा। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, आपको पता होनी चाहिए बच्चों, वो होती है ओम मीटर। दिस इज ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। कैसे आई मैं वो भी बता सकता हूँ बेटा। अगर रजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो रजिस्टिविटी को अकेला कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, RA बाय L। रजिस्टेंस क्या होती है, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या बच गया बच्चों, ओम मीटर। इसलिए रेजिस्टेंस की रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम मीटर। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो ध्यान से, क्या कि हमने ये पढ़ा कि सर R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अच्छा, रजिस्टिविटी जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको समझा देता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से। जिनको नहीं पता तो देखो, रजिस्टिविटी को हम ऐसे समझ लेते हैं। देखो बेटा, ये आपका कॉपर का वायर है, ठीक है, और आपने क्या करा, इसको डबल कर दिया। तो डबल मतलब ऐसे कर दिया होगा आपने, है कि नहीं, मोड़ के डबल कर दिया। तो बेटा पहले अगर ये कॉपर का था तो अब किसका बन गया डबल करने पे, बताओ। सर अभी भी तो कॉपर का ही है। हाँ, तो रजिस्टिविटी बेसिकली क्या है, रजिस्टिविटी बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इफ द मटेरियल इज रिमेन सेम, इफ यू जस्ट बेंड दिस वायर, तो मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब रजिस्टिविटी भी सेम रहने वाली है, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा रजिस्टिविटी का मतलब। और ये वाला फॉर्मूले को अब हम और अच्छे से समझते हैं। क्या समझते हैं, देखो मैं यहाँ पर 2 क्यूब बना रहा हूँ, ध्यान सुनना, इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने ऐसा बनाया, ये क्यूब है या क्यूबॉइड है बच्चों, सर ये क्यूबॉइड है। अच्छा, एक बनाया मैंने यहाँ पे क्यूब,
क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर समझते हो? हाँ सर, ये तो बच्चों का खेल है। हाँ, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, एक बनाया मैंने ये। अब आपसे कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इसलिए सिखा रहा हूँ। एक मैंने बनाया है ये, अब ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। ये है ए, बी और सी। अच्छा, इसमें ए ए ए, इसमें इसका रेडियस है, रेडियस समझते हो? रेडियस आर ले लेते हैं और इसकी लेंथ है एल, और इस वाले में इसका रेडियस जो है वो आर है और लेंथ है इसकी एल। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें से करंट अगर मैं ऐसे फ्लो कराऊँ, इफ़ द करंट इज फ्लो लाइक दिस, इट्स एंटर फ्रॉम दिस एज, यहाँ से एंटर हो और यहाँ से एग्जिट हो, ऑब्वियस है, ऐसे फ्लो कर रहा हो, तो रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? तो बेटा वो लिखेंगे आर रो, एल कौन सी आएगी बताओ? लेंथ वाइज ना, तो लेंथ ऐसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे। लेंथ हमेशा करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में लेंथ कैसे आएगी? बी, तो रो बी बाय, नीचे आता है एरिया। एरिया कौन सा आता है प्यारे बच्चों? क्रॉस सेक्शन, जिसमें करंट एंटर हो रहा है, इसमें हो रहा है, सो इट्स एजी। तो ये आ गया रेजिस्टेंस इस फेस के अलोंग। अगर इस फेस के अलोंग हो तो इस फेस के अलोंग यहाँ से एंटर हो और यहाँ से एग्जिट हो, तो दूसरे कलर से ले लेते हैं। यहाँ से एंटर हो और यहाँ से एग्जिट हो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बोलो। रो, लेंथ क्या ली जाएगी? ए, एरिया क्या लिया जाएगा? ये वाला, तो यानी बी सी। और बेटा अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, है? अब मान लो करंट इसमें एंटर यहाँ से हो रहा है, ठीक है, करंट मान लो यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ से एग्जिट हो। ये नीचे वाला एरिया मैंने बनाया नहीं, ये लो यहाँ से, तो क्या होगा? आर इज इक्वल्स टू रो, एल क्या आएगा? ए, और एरिया क्या आएगा बच्चे? ए स्क्वायर, तो ए से कट गया, तो क्या आएगा? रो बाय ए रेजिस्टेंस। तो ये बच्चों क्या है, तो मैं काम आएंगे, ये बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बेटा, इसमें अगर करंट ऐसे एंटर हो रहा है तो बेटा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इस वाले का ऐसे एग्जिट हो रहा है, तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अच्छा, अगर करंट बच्चों ऐसे एंटर हो रहा है तो ऐसे यहाँ से एंटर हो रहा है, सर ऐसे कैसे? बेटा कैसे भी हो सकता है, फिजिक्स में तो आप जानते हो न्यूमेरिकल कहीं से भी आता है। तो लेंथ कौन सी ली जाएगी? तो फॉर दिस आर इज इक्वल्स टू रो, लेंथ ली जाएगी 2r बाय ए। ए कौन सा आएगा बच्चों? ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर। अब ये वाला एरिया नहीं आएगा, क्रॉस सेक्शन कौन सा आएगा? कर्व्ड सरफेस, और वो भी वेरिएबल, तो यहाँ पर एरिया वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ें समझ में आई कि हाँ हम रेजिस्टेंस से कैसे डील करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे बच्चों। अब हमारा टॉपिक आ रहा है करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। मैं आगे चल लूँ? ठीक है, देखिए अब आ रहा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये क्या होता है सर? अभी बताता हूँ, देखो बच्चों, इसको डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं बाय अ लेटर जे। और बेटा एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है जे। भाई करंट स्केलर है, बट करंट अभी इसमें कुछ एरिया की हम लोग रिक्वायरमेंट बताएंगे, एरिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे बच्चों आई बाई ए। क्या लिख देंगे? आई बाई ए। अच्छा सर ये आई बाई ए क्या है? तो देखो मैं बताता हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, एरिया इज द वेक्टर अगेन। जैसे मान लो कि ये कोई एरिया, ठीक है, और इसमें से करंट जो है वो ऐसे एंटर हो रहा है, यहाँ से और यहाँ एग्जिट हो रहा है। करंट इज फ्लो लाइक दिस, ठीक है बेटा। अच्छा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब तुम्हें पता है कि एरिया कैसी क्वांटिटी, तुम्हें पता है ना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे है,
दिस इज एरिया वेक्टर। अच्छा, तो यहाँ से हम करंट डेंसिटी को लिखेंगे J इज इक्वल्स टू आई बाई ए, सिंपल। सर अभी हमें थोड़ा सा और समझाओ, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट केस। कौन सा केस? फर्स्ट केस, ठीक है बच्चों। अच्छा, सेकंड केस में अब हम समझते हैं। तो देखो बेटा, इसको डिफाइन कैसे करोगे आप समझ गए। करंट फ्लो थ्रू अ करंट, मैं लिख देता हूँ, थ्रेडिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, इट्स इंपॉर्टेंट टर्म। किसी भी एरिया से कैसे जाना चाहिए? परपेंडिकुलर। अब समझो, करंट थ्रेडिंग थ्रू अ एरिया परपेंडिकुलरली। अब इसको अच्छे समझेंगे। सर परपेंडिकुलर, इसका मतलब अभी यहाँ समझ में आएगा। तो देखो बच्चे, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, केस 2। मान लो कोई एरिया ऐसे है ना, और उसमें करंट जो है वो ऐसे थ्रेडिंग कर रहा है, ऐसे। सर ऐसे भी हो सकता है, हाँ बेटा फिजिक्स है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे है ना। और इसका एरिया वेक्टर ऑब्वियस है, परपेंडिकुलर होता है, दिस इज द एरिया वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है यहाँ पर थीटा, ठीक है। ठीक है बेटा, है ना। ये करंट तेरा ऐसे जा रहा है, तो अब ये क्या करंट इसको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? बताओ, ये जो करंट है ये इस एरिया को परपेंडिकुलरली थ्रेड कर रहा है क्या? ये होता है परपेंडिकुलरली, क्योंकि इसमें थीटा कितना है? 0 डिग्री। थीटा किस किस के बीच का? आई और ए का बीच का। तो यहाँ पर थीटा जो है क्या है? वो 0 डिग्री। बट यहाँ पर तो नहीं है ना। तो बेटा एक बात बताओ, इसको रिजॉल्व करोगे या इसको? सर कैसे करें, कैसे करेंगे बेटा? वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, तो एरिया को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एरिया का इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा। क्या कंपोनेंट आएगा? ए कॉस थीटा। तो देखो, अब ये हमने एरिया कंपोनेंट ले लिया, तो बेसिकली इस कंपोनेंट के लिए एरिया कैसा हो गया? ऐसा। अगर हमेशा एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी और ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया ऐसा होगा। और देखो अब परपेंडिकुलरली थ्रेड करने लगा, तो यानी हमने करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा क्या? J इज इक्वल्स टू आई को तो हमने नहीं छेड़ा, ए कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कॉस थीटा हैशटैग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझते हैं हम लोग, कि ये हमें समझ में आ गया। सर यहाँ से एक और चीज़ प्रूफ हो रही है, देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ से एक और चीज़ क्या प्रूफ हो रही है? दिस प्रूव्स that current is a scalar quantity. कैसे सर? देखो इधर, अगर मैं आई को अगर इधर कर लूँ, इसको इधर इंटू कर दूँ, तो क्या आ रहा है बेटा? जे ए कॉस थीटा। अब सोचो कि कॉस थीटा हटाएं तो क्या आएगा? जे डॉट ए, 11th क्लास का कंसेप्ट। क्योंकि बेटा कॉस थीटा को हटाते थे, इट्स कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हें ध्यान होगा साइन थीटा आता था। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि करंट जो है वो स्केलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है? डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता था? स्केलर। तो यहाँ से भी हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, तो बेटा अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी की यूनिट और इनके बारे में। तो पहली चीज़ कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज, द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज जे इज क्या होगी बताओ बच्चों? आई बाई ए, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला 12th क्लास में पूछता नहीं है, वरना निकालने को तो बहुत सिंपल है। करंट का डायमेंशन ए होता है, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर होता है, तो डायमेंशन फार्मूला ए एल स्क्वायर हो, ए एल माइनस 2 हो गया। बट वो पूछता नहीं 12th में कोई भी। तो बेटा ये हो गई आपकी करंट डेंसिटी। जल्दी से इसको नोट करें फटाफट से,
फिर हम बात करेंगे कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की। देखो आगे चलें, ठीक है। देखो हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं बेटा कंडक्टिविटी कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इन सबको आपस में रिलेट करते हैं। तो देखो बेटा कंडक्टिविटी जहाँ लिखा, मैंने लिखा कंडक्टिविटी, है ना प्यारे बच्चों, और एक लिखा मैंने रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अच्छा अभी आप समझो, देखो तो कंडक्टिविटी का सिंबल होता है बेटा सिग्मा। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान सुनना, है ना, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी जगह आएगा आपके, है ना। देखो इसका सिंबल है सिग्मा, इसका सिंबल होता है रो। इसकी यूनिट होती है बेटा, इसकी यूनिट क्या थी, ओम मीटर, अभी ये भी सिखाई थी। इसकी उल्टी होती है, तो इसको ओम को उल्टा बना दिया ऐसे, और मीटर इनवर्स। बच्चों इसको बोलते हैं म्यो इनवर्स। क्या बोलते हैं, म्यो, मीटर इनवर्स। म्यो जो वर्ड है ना, म्यो, वो इसके लिए है, दिस इज कॉल्ड म्यो, ठीक है। क्योंकि अच्छा सर ऐसा क्यों, सर इनमें कोई रिलेशन भी है क्या, ये दोनों में कोई रिलेशन है क्या, हाँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो। यानी बेसिकली हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल देखो, ओम मीटर नीचे लिख दो, रेसिप्रोकल करना है तो ये आ जाएगा म्यो मीटर इनवर्स। समझ में आया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आगे काम आने वाला है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत बेसिक्स चीज़ों की। ध्यान सुनना, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। क्यों होने वाली हैं मैं बता देता हूँ, अभी देखो, ठीक है, समझते हैं आप। देखना कि बेटा ये अब हम कंडक्टर ले रहे हैं, ये मान लो कोई भी कंडक्टर वायर है, इट्स अ कंडक्टर वायर, ठीक है। अच्छा है ना, ये कोई कंडक्टर वायर है और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं बच्चों, वी कैन से इनफाइनाइट। दीज ऑल आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं कुछ 6-7 ही बना रहा हूँ, बाकी होते कितने, इनफाइनाइट। ये लेंथ है बच्चों इसकी एल, और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है बच्चों। अच्छा थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ बेटा अभी विदाउट एनी पोटेंशियल, विदाउट एनी पोटेंशियल, पेंसिल ही ले लेता हूँ तो चल ही नहीं रहा ढंग से, विदाउट एनी पोटेंशियल applied across the conductor, the free electrons are performing a zigzag motion। ध्यान सुनना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा हमने अभी कोई पोटेंशियल, मतलब कोई बैटरी नहीं लगाई है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स कोई इधर भाग रहा होगा, कोई इधर, जिसकी मर्जी जिधर आ रही है वो उधर भाग रहा है, कहीं पे भी, है ना। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनफाइनाइट, तो बेटा इनके मोशन हो रहा है, हाँ सर, बट क्या इनके मोशन की वजह से कोई करंट हो रहा है, नो। So the main conclusion is the
नेट मोशन इज कैंसल्ड बाय देम। मतलब ये एक दूसरे का नेट मोशन खत्म कर रहे हैं बच्चों। वेलोसिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसको प्लस लोगे तो ऑब्वियस है इस वाली को तुम्हें माइनस लेना पड़ेगा। और दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मास सेम है, तो ये दोनों का नेट क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी को अपने आप को कैंसिल कर ही रहा होगा। तो इसकी वजह से बेटा मोशन तो होता है बट उसकी वजह से करंट नहीं होता। इट्स इम्पॉर्टेंट वन। अच्छा, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हमें समझ में आ गया कि करंट का। अब यहाँ पे एक टर्म आती है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वी डी से डिनोट करते हैं। किससे? वी डी से। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान सुने आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सर ये क्या चीज़ है? देखो बेटा, मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। ये करंट यहाँ से एंटर हो रहा है ना, तो इसकी लेंथ मान ली हमने L। इसका ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको माना हमने A। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? N फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों हमने क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया इसके चारों तरफ। ध्यान सुनना, प्लस से माइनस, ऑब्वियस है करंट ऐसे फ्लो होगा सर्किट में, होगा ही होगा। सर ये कैसा वायर है? ये पिंक वाला समझ में आ रहा है, ये ग्रीन वाला इतना मोटा कैसे हो गया? बेटा इस एरिया इतने से वायर के टुकड़े को हम जूम करके देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जूम करके, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेट होगा? ऐसे होगा, ई एक्सटर्नल। सबको पता है क्यों? क्योंकि देखो प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? प्लस से माइनस। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, ये जो पहले जिगजैग मोशन कर रहे थे, अभी भी ये जिगजैग करेंगे क्या? नहीं सर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे और इधर मोशन करेंगे। तो बेटा इनका कौन सा मोशन हो गया? ये ऑर्डर्ड मोशन। कौन सा मोशन हो गया? ऑर्डर्ड। नाउ दे आर परफॉर्मिंग अ ऑर्डर्ड मोशन बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल पोटेंशियल। अच्छा, तो होता क्या है बच्चों, ध्यान सुनना आप। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? बेसिकली इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। मैं यहाँ लिख दूँ क्या? हाँ सर, इट इज़ अ एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल भी कौन सा? एक्सटर्नल। जैसे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएंगे तो अब ये एक तरफ ऑर्डर्ड मोशन में मोशन करेंगे। और बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा सर, वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट तो सर हमें पता है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा सर, ठीक है। तो सर तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि आंसर ये आएगा, वी डी इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। आंसर ये आएगा, ठीक है। अब तुम ये बोलोगे कि सर आपको तो पहले से ही पता है कि ये आएगा। बेटा तुम्हें भी पता होना चाहिए कि हमें ये लेके आना है, ठीक है। अच्छा देखो, ये वाला ये आएगा आंसर, है ना बेटा, वी ई टाउ बाय एम। तो पहले मैं ये समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या मतलब है, फिर मैं इसका डेरिवेशन। सर डेरिवेशन क्यों? क्योंकि बेटा डेरिवेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एम का मतलब होता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर वो रटा हुआ होना चाहिए। टाउ का मतलब क्या है?
टाउ का मतलब है बेटा रिलैक्सेशन टाइम। अभी मैं सब समझाने वाला हूँ। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा नेगेटिव डेरिवेशन में, ठीक है बच्चों, ये आप समझ लो। अब यहाँ सीखो कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो देख बेटा, मैं पहले इसको समझाता हूँ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर टाउ, है तो ये टाइम ही, बट हाँ इसको रिप्रेजेंट किया हमने किस लेटर से, टाउ से। सर क्या चीज़ है, देख बेटा होता क्या है। अब इसको लिए पूरी कहानी सुननी पड़ेगी थोड़ी सी, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। किसी कंडक्टर के अंदर, जैसे हम बात कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर बेटा एटम्स होते हैं। हाँ सर, तो बच्चे ये हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं, तो इनके बीच में देखो ये स्पेसिंग आ रही है, जगह जगह ये आ रही है। देखो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। तो क्या ये स्पेसिंग इधर से भी दिख रही होगी? हाँ भाई, सामने से दिख रही है, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, ये बीच में। तो ऐसे तो कंडक्टर ऐसे रखा है, तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार। तो बेटा होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ से एग्जिट। भाई स्पेस चाहिए ना यार मूव करने के लिए। हाँ, तो सर ये क्या होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन मान लें यहाँ आया और रुक गया, क्योंकि यहाँ एटम थे, दूसरे एटम थे, है ना बेटा, यहाँ एटम थे, तो ये यहाँ आके रुका थोड़े, बट पीछे वाला एक और इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है इसी रास्ते से। तो जितनी देर वो बिना कोलिजन के ट्रेवल करेगा, जितनी देर वो बिना कोलिजन के चलेगा, ऑब्वियस इसकी कोलिजन इससे होगी, तो अब ये भागेगा और ये रुक जाएगा। तो द टाइम, यही लिख देते हैं ना, समझ में तो आ गया होगा तुम्हें कि जितनी देर वो बिना टक्कर के मूव करेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसका डेरिवेशन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, तो आप इसको देखें कैसे करना है। क्यों करने जा रहे हो सर? क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। देखो बेटा, तो हम ऐसे करते हैं कि वी नो दैट, बेटा इन पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? F इज इक्वल टू क्यू ई। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे लगा रही है। अब देखो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। बट बेटा यहाँ तुम किसकी बात कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स की। तो एट द प्लेस ऑफ क्यू वी कैन राइट ई, तो F इज इक्वल टू ई ई। ये जानते हो कि नहीं? हाँ सर। बेटा इन द कंडक्टर, इन द, ये आप लिखते भी जाओ, इन द कंडक्टर electrons, we are free electrons doing accelerated motion, accelerated motion। कैसा मोशन करते हैं बच्चों? एक्सेलरेटेड। तो इसका मतलब कि सर वो तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए, क्योंकि उनका मास भी होता है। हाँ सर होता है। तो ये हो गया बेटा। इन दोनों इक्वेशंस को ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बेटा हमें क्या मिल रहा है? देखो एम ए बराबर ई ई। तो बच्चों एक ही वैल्यू यहाँ से आ रही है, ई ई बाय एम। देखो आ रही कि नहीं? इसको उधर शिफ्ट किया, तो बेटा ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनी। अच्छा, इसको बोला गया इक्वेशन 3। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ बच्चों, तो तुम, मेरे को लग रहा है कि नोट्स बना रहे हो, है ना, तो आप थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना। देखो वो इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा डेरिवेशन करना है। अब नीचे की चीज़ मिटा रहा हूँ, है ना। ठीक है, देखो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ तक आ गए, ई ई टाउ बाय ई ई एम। अच्छा, तो सर पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा
वो u1 प्लस ए टाउ 1 फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सब बच्चे ध्यान सुने, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ लिखा है एक इंपॉर्टेंट लाइन कि दैट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन जब भी चार्ज पार्टिकल करता है तो उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल u1, एक्सेलरेशन a और टाउ t1। ऐसे ही बेटा दूसरे की, ऐसे ही बेटा किसकी, तीसरे की, इसको a और b नाम दे देते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम n की लिख देते हैं। तो n की क्या हो गई, वो हो गई सर un प्लस ए टाउ n। सर आपने इसमें n a के साथ n क्यों नहीं लिया? तो बेटा a के साथ n इसलिए ले रहे कि हम सबका एक्सेलरेशन सेम मान रहे हैं, है ना, सब में चेंज इन वेलोसिटी सेम है। अच्छा, तो बेटा इसको ऐड कर दो। तो ऑन एडिंग तो हमें क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn बराबर का u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस a कॉमन। तो मैं इधर मिटा दूँ बच्चों थोड़ा सा, या रहने देता, चलो यहाँ लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n, है ना। अच्छा, तो बेटा हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ लिखा हुआ है कैसी वेलोसिटी होती है, एवरेज। तो सर एवरेज कैसे लेंगे? तो एवरेज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें कितने हैं, n, टोटल n। तो एवरेज दोनों तरफ n का डिवाइड लगा दो। तो बच्चे इधर भी लगा दिया हमने n का डिवाइड, इधर भी लग गया n का डिवाइड, और इसमें भी लग गया n का डिवाइड। तो बेटा इसी चीज़ को तो हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और देखो पहले बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल सबकी इनिशियल क्या थे, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। तो ये क्या हो गई बेटा, सर ये वाली तो ज़ीरो हो गई, प्लस ए। बेटा सारे एवरेज को क्या बोलेंगे, टाउ। भाई 1 2 3 ऐसे n तक थे, हमने एवरेज टाइम को ले लिया टाउ। तो बच्चों अब हम यहाँ से वी डी ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो इट्स बिकम ई टाउ बाय एम। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों? ये फॉर्मूला ऐसे आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन देखो, क्या समझना, वी हमारे पास आया है, वी हमारे पास आया है, वी कितना आया है बच्चों, ई टाउ बाय एम। अब हम यहाँ पर एक माइनस साइन लगाते हैं, दिस माइनस shows that electron Vd is in opposite direction of E applied। क्योंकि बेटा ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वो चीज़ क्या शो कर रही है, ये माइनस। समझ में आया? इसीलिए माइनस होता है, ठीक है बेटा, इसलिए माइनस है यहाँ पर। अच्छा, अब आगे देखो, हमें समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इसमें रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट था डेरिवेशन फॉर द रिगार्डिंग योर बोर्ड्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। आई एंड वी डी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वन कि वी डी की वैल्यू क्या आती है बच्चों, वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी ई टाउ बाय एम, ठीक है बच्चों। ये वहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था जो हमने ऑलरेडी पहले ही डिराइव कर चुके हैं। अब हम रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं करंट में और वी डी में। तो रिलेशन कैसे है सर, ये क्या है, ये एक सर्किट है, सर्किट को हमने क्लोज किया, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, ऐसे घूम कर आएगा बच्चों करंट।
सर ये क्या है? ये बेटा ये जो वायर है इसको हमने जूम आउट करके देखा है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो एक बात बताओ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सेट होगा? देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा और ये वाला माइनस, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कह लो या बैटरी के पोटेंशियल की वजह से कह लो, जैसे तुम्हें समझ में आए वैसे समझो। अब बच्चों हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है क्या? Q बाय टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। अच्छा बच्चों, अगर हम सिर्फ रिसर्च के लिए, हम सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए इतना पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा पार्ट ऑफ वायर कंसीडर कर रहे हैं, इसमें मान लो सपोज n इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? n इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज इन गिवन वायर कितना होगा? तो बेटा n इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड E है, और इस वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम A बोल दें और इसकी लेंथ L है तो वॉल्यूम लिखा जाएगा एरिया इनटू लेंथ। सो दीज आर द टोटल चार्ज। अब टाइम निकालेंगे तो बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बच्चों, है ना? छोटी क्लास में हम जानते थे डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? L। स्पीड कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये सारे के सारे एवरेज वेलोसिटी से मूव करेंगे, उसको हमने क्या बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं इसमें पुट कर दूँ इस वैल्यू में, तो मेरे पास I की वैल्यू आ रही है, Q की जगह मैं लिख दूँ NEAL अपॉन, T की जगह मैं लिख दूँ L अपॉन, तो VD को ऊपर लिख दूँ, L से L कैंसिल, सो दिस इज I इज इक्वल्स टू NEAVD। दिस इज योर रिलेशन। आपको समझ में आ गया होगा ये रिलेशन? ठीक है बच्चों। तो देखो आप, यानी ये वाला, दिस वन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम समझते हैं I इज इक्वल्स टू NEAVD ऐसे आया। अब हम ये समझ रहे हैं डिडक्शन बोर्ड्स के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बेटा हमें ओम्स लॉ डिड्यूस करना है बाय द रिलेशन दिस I इज इक्वल्स टू NEAVD। कैसे करेंगे? देखो ओम्स लॉ आप सब जानते हो, वो क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। कैसे डिडक्ट करेंगे? वी ऑलरेडी नो, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों? E टाउ बाय m। मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, इसमें इसको पुट कर देते हैं तो I इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? NEAVD की जगह E टाउ बाय m लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि क्या, तो देखो E इंटू ई क्या हो गया? E स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख देंगे बच्चों NE स्क्वायर A टाउ E बाय m। अब बच्चों मुझे क्या लाना है? V लाना है, पोटेंशियल। तो हम सेकेंड चैप्टर में जानते थे, सेकेंड चैप्टर में कि E इज इक्वल्स टू होता था V बाय L। तो V इज इक्वल्स टू, सॉरी E की जगह हम ये लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं I इज इक्वल्स टू NEA टाउ, इसकी जगह लिख देते हैं V बाय L। अब बच्चों मैं यहाँ से जानता हूँ कि V बाय I अगर मैं ले आऊँ तो वो R के बराबर होता है। I को इधर ले आओ तो R के बराबर, तो V को इधर ले आए तो I बाई V कितना हो गया? NEA स्क्वायर A टाउ बाय ML। अब बच्चों V बाय I होता है ना R, यहाँ तो I बाई V है, तो इसका मतलब वो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, तो इट्स अ V बाय I, इट इज़ ML अपॉन NEA स्क्वायर टाउ। तो बच्चों अगर मैं इसको और इसको कंपेयर कर दूं, इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों? ये पूरा पूरा किसके बराबर है? R के बराबर। क्या हम यहाँ पे कर लेते हैं इस चीज़ को, अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? देखो
तो बच्चों ये आर के बराबर आ रहा है, यानी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ml अपॉन NE² टाउ ए। बच्चों मैंने इसलिए अलग लिखा क्योंकि आप एक और फार्मूला जानते हो कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। देखो ये L बाई ए है ना, R की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है, R की वैल्यू तो ये आ गई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं R इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करें तो बच्चों देखो ये भी L बाई ए है, ये भी L बाई है, तो इसका मतलब ये बाकी सब बचा हुआ किसके बराबर है, रजिस्टिविटी के बराबर। तो यहाँ से रजिस्टिविटी का एक नया फॉर्मूला आ गया, क्या, m बाय NE² टाउ। ये भी बच्चों इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, हमें याद होना चाहिए। तो हमने सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पर लिख लिए, जल्दी से इसको नोट करते जाओ बच्चों, है ना, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया, तो हमने यहाँ तक कर लिया, अब इसको हम डिराइव करते हैं, ठीक है। देखो अब आगे, सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सेकेंड हमारा आ रहा है देखो सेकेंड वीडियो, तो इसमें बच्चों अब हम निकालेंगे v इज इक्वल्स टू आई आर इज आर स्केलर फॉर्म। तो सर इसकी कोई वेक्टर फॉर्म भी होती है क्या? हाँ, जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बट यहाँ भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे बच्चों, तो v इज इक्वल्स टू आई आर, दिस इज अ स्केलर फॉर्म, ठीक है। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म निकालना चाह रहे हैं। तो करंट डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपको पता है, J इज इक्वल्स टू आई बाई ए, J इज इक्वल्स टू आई बाई ए। तो बेटा J आई की वैल्यू हमें पता है क्या है, NEAVD अपॉन ए। बच्चों यहाँ से A से A कैंसिल हो गया है, तो J की एक वैल्यू आ गई है हमारे पास, क्या, NEVD। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है बच्चों, ये भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो J इज इक्वल्स टू NEAVD। अब बच्चों यहाँ पर J इज इक्वल्स टू NEVD की जगह मैं फॉर्मूला पुट कर दूँ, तो VD का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, EE टाउ बाय M। तो यहाँ से J इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है NE² E टाउ बाय M। मैं वेक्टर फॉर्म के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, तो इसलिए आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पर ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों। और हमने ऑलरेडी अभी निकाला था, अभी इससे पिछले वाली स्लाइड में, कि बच्चों रो की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, तो वो निकाली थी सर, रो इज इक्वल्स टू m अपॉन NE² टाउ। तो बच्चों यहाँ पर देखो m ऊपर था, m नीचे है, NE² टाउ ऊपर है। तो बच्चों यहाँ से एक चीज़ आ रही है, क्या, E बाय रो। और आप जानते थे कि मैंने ये रिलेशन भी निकाला था कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। बेटा J करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो बच्चों ये एक और रिलेशन हमारे पास आ गया। देखो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट रिलेशन है, तो हमें ये भी याद होना चाहिए। तो बच्चों इस रिलेशन को भी जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी की। किसकी? टेम्परेचर डिपेंडेंसी की। तो उसके लिए देखो अब आप, ये है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो बेटा इसमें ये R क्या है, तो R स्टैंड फॉर फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर इंक्रीमेंट द टेम्परेचर, फाइनल रेजिस्टेंस। और R नॉट क्या है, दैट इज इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, और अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। del T is shows you change in temperature, change in temperature। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिगार्डिंग योर बोर्ड्स, आपको याद होना चाहिए बच्चों।
दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा प्लस टी। इसमें हमें कई बार कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने को बोल देता है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आर इज इक्वल्स टू, इसको अंदर इंटू कर देते हैं, तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल टी, वी टेक इट ऑन दिस साइड, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल टी। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, सबको इधर ले आओ, तो आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल टी। तो बच्चों इस ऊपर वाली चीज़ को भी हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली चेंज इन रेजिस्टेंस है। क्या है बच्चों, चेंज इन रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, तो इसको वी कैन राइट डेल आर अपॉन आर नॉट डेल टी। तो बच्चों आप कोई सा भी फॉर्मूला याद रखो, बात एक ही है, या तो ये याद रखो या ये याद रखो, ठीक है बच्चों। अच्छा, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही हैं वैसे, बट इसको हमने कंप्रेस फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास इसकी यूनिट आ रही है, इसकी यूनिट SI यूनिट। सर क्या है, देखो बच्चे, ऊपर क्या है रेजिस्टेंस, तो ऊपर की हो गई ओम, नीचे क्या है रेजिस्टेंस, तो इसकी भी हो गई ओम। डेल टी यानी डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये आप जानते हो कि दोनों में से जिसमें चाहो आप लिख सकते हो, आपको कन्वर्जन आने चाहिए, ओम से ओम कट गया। तो बेटा व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस, सेल्सियस इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में देखो बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर म्यू, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू इज इक्वल्स टू VD अपॉन ई। मीन्स इफ यू वांट टू डिराइव इट, डिफाइन इट, तो हम क्या बोलेंगे, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by an electron on applying unit electric field is called mobility of charges। बेटा इसकी यूनिट, तो ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी कितनी होती है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है न्यूटन पर कूलाम, तो यानी कि क्या हो गई, मीटर कूलाम पर न्यूटन सेकेंड, है ना बच्चों। तो ये यूनिट हो गई मोबिलिटी की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक का नोट करो, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, सेल, बैटरी, EMF, इन सब की बातें करेंगे। सेल क्या होता है, सेल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर सिर्फ एक ही एक जुड़ गए तो दिस इज कॉल्ड सेल। बैटरी, सेल्स या बैटरी जब एक से ज़्यादा जोड़ दें, जैसे देखो एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो यानी यहाँ पर दो सेल्स हैं, दो सेल्स को हम बैटरी बोल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि अगर जो बड़ा होता है जो छोटा होता है, जो बड़ा वाला लेग होता है उसको पॉजिटिव और जो छोटा वाला नेगेटिव, हर जगह। जैसे मान लो कि अगर मैं कोई पेंसिल सेल ड्रॉ करूं, सपोज पेंसिल सेल जानते हो जो आप रिमोट में डालते हो टीवी के या किसी के भी, ये एक तरफ से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बच्चों अगर मैं पेंसिल सेल का रैपर हटा दूं ऊपर से, तो भी हम प्लस और माइनस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, जो चीज़ लेंथ में ज़्यादा होगी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मीन्स दिस इज प्लस और दिस इज माइनस, क्योंकि ये वाला हिस्सा चपटा होता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़े से बड़े का मतलब प्लस है और ये माइनस है। अब आता है बच्चों EMF ऑफ सेल, ये क्या चीज़ है। तो देखो इट इज़ द वर्क डन, जैसे मान लो कि ये मैंने कोई एक सर्किट ड्रॉ किया है, ये कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक हमने ये सेल लगा दिया, बैटरी एक की लाइक दिस, इसमें ये प्लस ये माइनस ये आर, ठीक है बच्चों। तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, प्लस टू माइनस। तो बच्चों अगर मैं जैसे इसमें की लगाऊंगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। EMF ऑफ सेल क्या होगा, इट इज़ अ वर्क डन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज वंस इन अ सर्किट, मीन्स यहाँ से
पूरा का पूरा एक टर्न लेकर यहाँ तक आ जाए तो उसमें जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल्स। क्या बोल देते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल्स। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। क्या बच्चों, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या चार्जेस, जो चार्जेस होते हैं ना बच्चों, चार्जेस, क्या वो बैटरी देती है? द आंसर इज नो, बैटरी नहीं देती बच्चों। चार्जेस पहले से ही, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही वायर में होते हैं। बैटरी क्या देती है? बैटरी ईएमएफ देती है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मीन्स, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। देखो क्या, देखो कि बेटा जैसे ये एक पाइप है, सपोज करना आप, एक पाइप है इस तरह का यूनिफॉर्म, और इस पाइप में हमने ये बॉल्स डाल रखी, ये सब आइडेंटिकल बॉल्स। समझते हो आइडेंटिकल का मतलब? एक जैसी। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पाइप पतला हो गया या मोटा, ये तो ड्राइंग की वजह से हो गया, बट ये सब ऐसे है। अब बच्चों मान लो यहाँ पर कोई एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में भी एक बॉल दे दी, इनकम्प्रेसिबल बॉल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं उसको। अरे नहीं 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 नहीं, बस इसको वहीं रहने दो भाई। तो बेटा ये बंदा अगर इस बॉल को यहाँ डाले, अगर ये सारी बॉल्स इनकम्प्रेसिबल हैं तो ये वाली बॉल बाहर आ जाएगी, फिर इस वाली बॉल को उठा के वापस डाले, फिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक इसमें जान है, मतलब इसकी एनर्जी है। इसकी एनर्जी गई, खेल खत्म। तो बच्चों ये जो चीज़ है, जो ये फोर्स दे रहा है बॉल्स को, वो दे रहा, उसको बोलते हैं हम ईएमएफ। और ये जो गोले हैं, दीज ऑल बॉल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों एक बात देखो, यहाँ से तुम्हें समझ में आई होगी कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर सर्किट में घुमाना है तो क्या ये पहले से, ये हम बैटरी ने दी है? नहीं, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। इनको बस घुमाने के लिए जो फोर्स था वो इस बंदे ने दिया सर्किट में। वही फोर्स कौन देती है बच्चों? ये बैटरी देती है। तो इसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। अब आती है बात टर्मिनल वोल्टेज की। ये क्या होता है देखते हैं। तो बेटा इट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल और अ बैटरी व्हेन करंट इज ड्रॉन इनटू द सर्किट। सर नहीं आया, अब देख बताते हैं। यहाँ मान ले इसको हमने मार्क किया पॉइंट ए और इसको मार्क किया हमने पॉइंट बी, एनवी इंसर्ट की, करंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बेटा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कुछ ना कुछ ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, करंट को ब्लॉक करेगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है E माइनस आई आर। सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया? चलो एक स्टेप पीछे से लिखते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो ईएमएफ होता है बच्चों वो हमेशा बड़ा होता है पोटेंशियल से। एक चीज़ ध्यान रखो, हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है पोटेंशियल से। तो हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ बराबर, यहाँ पर लिखा जाएगा V प्लस आई आर। सर ये क्या चीज़ है? तो बच्चों इसको हमें समझना होगा। ये बहुत एक स्पेशल इक्वेशंस है जो कि बहुत जगह काम आएगी। तो अभी हम इसको समझने वाले हैं कहाँ से डिराइव हुई है, कैसे आई है। तो उसके लिए तुम्हें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। यहाँ पर एक टर्म आया है आर, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। ऐसा मत सोचो कि सर आर आर सर रेजिस्टेंस, नहीं बेटा। यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको पहले बतानी पड़ेगी, फिर इसके बाद मैं आपको इस पर लेकर आऊँगा। तो हम इतना बोर्ड मिटा देते हैं, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी, ठीक है बच्चों। ऊपर का पार्ट ही मिटा देते हैं ये लोग, अब ज़्यादा सही है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों, इसमें एक टर्म आई है या एक टर्म आपको सीखनी है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या होता है सर? अब आपको इस पे ध्यान देना है बच्चों। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है?
तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, इसको डिनोट किया जाता है बाय अ स्मॉल आर लेटर, हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सर ऐसा कोई कंपलसरी है नहीं, बट अगर बुक्स की माने या बुक्स को ही हमें पढ़ना होता है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से। सर क्या होता है ये रेजिस्टेंस? खुद दिस रेजिस्टेंस is offered by cell or a battery itself। मतलब ये प्यारे बच्चों कि जो भी सेल होते हैं वो हम सेल को कैसे बनाते हैं, इस तरह से बना देते हैं। सर ये लो सेल हो गया, बैटरी बनानी हो 2 लगा दो। बट बच्चों असली में सेल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन से बनते हैं, जिनको हम प्राइमरी सेल्स भी बोलते हैं। लेक्लांची, डैनियल केमिकल रिएक्शन से। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे मान लो कि ये एक डब्बा है, ठीक है, और बच्चों इसमें क्या करा हमने? 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दी। क्या डाल दी? 2 इलेक्ट्रोड्स, एक ये और एक ये, और इसमें हमने क्या भर दिया? इलेक्ट्रोलाइट। जानते हो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कॉपर सल्फेट। तो वो क्या करेगा? एक हमने जिंक की रॉड डाल दी, है ना, जैसे CuSO4, तो ये ब्रेक हो जाएगा CuSO4, है ना। तो एक तो प्लस की तरफ भागेंगे, एक माइनस। अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन भागेंगे कैसे? देखो, अगर ये प्लस रॉड है तो इधर माइनस आएंगे और इस तरफ प्लस भागेंगे। तो बच्चों इस तरह से एक सेल बन गया। तो ये सेल का, ये इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा चार्जेस को, तो वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसको हमने क्या बोल दिया है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर क्या इलेक्ट्रोलाइट ही करता है? नहीं, इसमें हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स कौन सी? ये वाली, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरी इलेक्ट्रोड है, ठीक है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रोड्स का नेचर पे भी डिपेंड करता है। और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी सेल में खुद अंदर रेजिस्टेंस ऑफर होता है। उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी SI यूनिट बच्चों सेम होती है ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब तो मैं समझ में आया होगा। तो बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं वो समझो अब जल्दी से। देखो बेटा, जैसे ये अगर बैटरी है और इसका, हर एक बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो मान लो इसका भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो इसका EMF है E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो कई बार बुक्स में या तो ऐसे लिख देगा E और R, तो आपको खुद समझना होगा, या फिर आपको ऐसा डायग्राम देगा और इसके पास में छोटू सा रेजिस्टेंस बना देगा RE। तो बच्चों ये जो पास में रेजिस्टेंस बना हुआ है बैटरी के, ये इस बैटरी का ही रेजिस्टेंस है, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है बच्चों, ऐसे बना दो, चाहे ऊपर वाला बना दो, चाहे नीचे वाला बना दो, तो आपको समझ में आया। तो यहाँ पर देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो बेटा EMF हमेशा ज़्यादा होता है पोटेंशियल से, क्यों? क्योंकि EMF कब निकालते हैं बेटा? ये चीज़ कब होती है कैलकुलेट? व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन, जब करंट बैटरी से नहीं निकल रहा हो, यानी सर्किट स्विच ऑफ हो, तो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको EMF बोलेंगे। और जब बैटरी से करंट, ये मैंने यहाँ लिख ही दिया है, जब बैटरी से करंट निकल रहा हो तो जो होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ये कितना होता है? तो E इज इक्वल्स टू V प्लस IR। तो यहाँ से V को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V कितना आ रहा है बच्चों? इसको उधर भेज दो, तो E माइनस IR। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला, ठीक है बच्चों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हमारे लेक्चर में काम आएगा। तो यहाँ से हम करंट भी निकाल सकते हैं। देखो निकाल के दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। तुम इसको बनाते जा रहे हो ना बच्चों, बनाते जाओ नोट्स, है ना।
ये वाली चीज़ हम इसको वापस से गायब कर देते हैं सारी को, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो बेटा इसके नोट्स हम समझते हैं यहाँ से। तो v इज इक्वल्स टू कितना आया था, v इज इक्वल्स टू आया था सर e माइनस आई आर। तो बच्चों इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट अगर मुझे निकालना है तो यस, v को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई आर, आई को छोटा ही ले लेते हैं, आई आर बराबर e माइनस आई आर। तो बच्चों e की वैल्यू आ रही है i कॉमन r प्लस आर, फिर बच्चों i का वैल्यू आ रही है e तो है ही है r प्लस आर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फिर बन गया है जो हमें याद होना चाहिए, दिस इज अगेन, ठीक है। तो अब हम ये समझ गए कि हमारे को कैसे हम i को कैलकुलेट करेंगे। ये बेटा आपने सोचा होगा ये सीरीज़ में आ गए हैं, देखो अपने आप ही r प्लस आर, क्योंकि इसके साथ ये सीरीज़ में ही है और रेजिस्टेंस में सीरीज़ में सिंपली इनको जोड़ा जाता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड बैटरी। बोर्ड्स के रिगार्डिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तीनों पहले हम करेंगे सीरीज़, फिर हम करेंगे पैरेलल। मैंने ये पहले से ड्रॉ कर लिया ताकि टाइम बचे। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर n सेल्स लगा रखे हैं जिनका सबका ईएमएफ E है ईच, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ईच R, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। तो बेटा टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ सबका जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस से प्लस जुड़ा हुआ है, माइनस से प्लस जुड़ा हुआ है, माइनस से प्लस। तो इस तरह से टोटल ईएमएफ आएगा बच्चों NE, कितना आएगा NE। अगर मैंने n सेल्स लगा रखे हैं तो सबका जुड़ जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों कितना आएगा, तो वो आएगा NR। क्यों, क्योंकि सबका सीरीज में है रेजिस्टेंस, सबके रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना आएगा बच्चों, तो वो आएगा R प्लस NR। क्यों, क्योंकि बाहर वाला रेजिस्टेंस इन सब के साथ किस में है, सीरीज में। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला आ रहा है, टोटल ईएमएफ कितना है बच्चों NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों R प्लस NR। तो ये हमारे पास टोटल करंट का फॉर्मूला आ गया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस वन। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, कुछ केस स्टडी कर लेते हैं। पहला केस हमने लगा दिया इस पे, क्या कि बेटा जो बाहर वाला रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है ये वाला रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, ये वाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि छोटे आर को हम नेगलेक्ट कर देंगे इसमें, तो इसको हटा दो। तो हटा दिया तो क्या आ गया, मतलब इसमें नहीं बता के मैं इसमें ही बताता हूँ। देखो तो ये वाला रेजिस्टेंस है, तो बेटा इसको हटा दिया अगर हमने, तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है I इज इक्वल्स टू NE बाय आर। तो बच्चों ये E बाय आर अगर एक सेल होता, ध्यान सुनना अब, अगर सिर्फ एक ही सेल होता तो करंट कितना होता, E बाय आर ही होता। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है तो इसको काउंट नहीं करते, तो वी कैन राइट I इज इक्वल्स टू N टाइम्स ऑफ I1। तो देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि एक सेल का I1 मतलब एक सेल का करंट N टाइम्स टोटल करंट। तो अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हमारा बाहर वाला रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। केस 2, अगर हमारा बाहर वाला रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो हम इस तरह से इसको नेगलेक्ट कर देंगे बच्चों। तो हमारे पास I क्या आ रहा है NE बाय NR, और N से N कैंसिल, तो इट इज़ E बाय R, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो करंट जो है E बाय आर, यानी एक सेल जितना करंट बनाएगा उतना ही, बट यहाँ पर करंट का गेन हो रहा है N टाइम्स, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा हमने सब सारे सेल N सेल्स लगा रखे हैं, N या M कह लो, M सेल्स है सर, आपने तो 3 ही दिखाए हैं, तो और भी हैं बच्चों, M सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल, नीचे तक लगे हुए हैं, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने R रखा। टोटल ईएमएफ कितना है, E आया। क्यों सर,
क्योंकि देखो तुम्हें पता है बच्चों, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल सेल्स इज सेम। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना बच्चों, तो जितना इसका होगा, इसका मान लो ई है तो इसका भी ई, तो टोटल ई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा R बाय एम। सर कैसे, देखो 1 बाय आर इक्वलेंट अगर हमें निकालना है तो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस एन डॉट डॉट डॉट, तो कितने सेल हैं m बाय आर, टोटल सेल m है ना बच्चों, तो हमें तो R इक्वलेंट चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दिया तो कितना आ गया R बाय एम। टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R प्लस R एक्सटर्नल और इस पूरे का R बाय एम। टोटल करंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, बेटा एलसीएम लिया नीचे तो m ऊपर आ गया तो एम ई बाई एम आर प्लस आर। अब यही केस हमने इसमें फिर दो केस लगा दिए, तो ये दोनों केस को समझेंगे। अगर R बहुत बड़ा है तो छोटे r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ रही है एम ई बाई एम आर, एम से एम कैंसिल, तो बच्चों ये तो एक सेल जितना आ रहा है। अब देखना यहाँ पर भी यही काम करते हैं कि I इज इक्वल्स टू बेटा R, अब छोटे r बहुत बड़ा हो गया तो बड़े r को नेग्लेक्ट कर दो, तो इसमें से बड़े r को नेग्लेक्ट हटा दो इसको, तो क्या आ रहा है बच्चों m टाइम्स ऑफ E बाय R। अब देखो तो ये जो एक सेल जितना करंट देगा उसका m टाइम्स, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं m टाइम्स ऑफ I1, एक सेल के करंट। तो बच्चों सीरीज और पैरेलल में एक चीज़ समझ में आई कि अगर सीरीज में सेल्स को जोड़ना है तो बाहर वाला रेजिस्टेंस अगर बहुत बड़ा है तो हमें करंट को ज़्यादा चाहिए तो हम उसको सीरीज में जोड़ देंगे। ध्यान सुनना, अगर बाहर जिस चीज़ को हमें चलाना है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम सेल्स को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। जबकि अगर हमें बाहर वाली चीज़ को चलाना है और हमें उससे ज़्यादा करंट चाहिए, है ना, तो देखो यहाँ मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रहा। नेक्स्ट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग इसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। इसमें क्या है, बहुत सारे ये n सेल्स हैं और ऐसे करके ऊपर से नीचे m रोज हैं, समझ गए, n सेल, हर एक में n सेल n सेल n सेल n सेल और ऐसे करके m रोज है। तो इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। बच्चों ध्यान सुनो, इससे पीछे वाले में भाई इसका सबका ईएमएफ कितना आ रहा था, ई, जितने भी जोड़ लो सबका ई। बट अगर ऐसे जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था ईएमएफ, n टाइम्स ऑफ ई। तो अगर इसमें अगर n जुड़े हुए हैं तो सबका n ई आएगा ना, तो देखो भाई इनका सबका कितना आएगा n ई, इसका भी n ई, इसका भी n ई, इसका, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा n ई। तुम्हें समझ में आया बच्चों। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, सर वो आएगा NR बाई एम। ये वही चीज़ हो गई बच्चों कि इसका, इस वाली लाइन का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा NR, इस वाली का NR, इस वाली का NR, तो 1/NR 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 सारे m टाइम्स हैं, तो कितना हो गया m/NR। और हमें चाहिए R इक्विवेलेंट, तो उल्टा रेसिप्रोकल, तो ये टोटल रेजिस्टेंस, बाहर वाला रेजिस्टेंस हमने बना दिया R, ये लगा रखा है, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस का सीरीज में, तो बेटा सीरीज में जोड़ दिए। तो अब हम करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टोटल ईएमएफ कितना आया बच्चों NE, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया बच्चों R प्लस NR बाई एम। बेटा अब क्या करेंगे, अब इनका नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ NME अपॉन MR प्लस NR। तो ये अगेन हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब अब हम बात करते हैं बेटा किरचॉफ्स लॉ की। तो किरचॉफ्स लॉ क्या है, तो बेटा किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया। पहले वाले को बोला गया करंट लॉ और वी कॉल्ड इट जंक्शन रूल, करंट रूल, जंक्शन रूल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप 5 तार ले लो, 5 नहीं सर कितने भी ले लो, कितने भी वायर, ये सब वायर हैं,
इनको जहाँ एक साथ सबको जोड़ दिया है, तो बेटा इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। अब मान लो कि करंट जो है वो इधर से आ रहा है I1, इधर से जा रहा है I2, इधर आ रहा है I3, इधर भी आ रहा है I4 और इधर से जा रहा है मान लो I5। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, जंक्शन। समझते हो ना जंक्शन? हाँ सर। तो जंक्शन, तो देखो, तो बेटा जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को प्लस लेते हैं, जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को माइनस। साइन कन्वेंशन भी होते हैं इसमें, है ना? क्या होते हैं? करंट जो टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है उसको प्लस लेते हैं, करंट जो अवे द जंक्शन जा रहा है उसको माइनस। सर हम इसका उल्टा ले लें तो भी सही है, मतलब एक डायरेक्शन को आपको प्लस मानना है और एक को माइनस। तो पहला रूल ये कहता है, मैं अलग कलर ले लेता हूँ बच्चों ताकि आपको समझ में आए। मैं रूल यहीं पे लिख देता हूँ, द सम ऑफ टोटल करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो, यानी सम ऑफ ऑल करंट एट अ टाइम एट अ जंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो। तो इसको ऐसे लिखा गया बच्चों, अगर I1 आने वाले को प्लस ले रहे हो तो I1 ये जा रहा है माइनस I2, I3 I4 आ रहे हैं तो प्लस I3 प्लस I4 और I5 जा रहा है माइनस I5 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बच्चों इसको ऐसे लिखा जा सकता है, I1 प्लस I3 प्लस I4, माइनस वालों को उधर ले जाते हैं, I2 प्लस I5, यानी कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। सेकंड की बात करते हैं, तो बेटा इसको हम लोग नए पेज पे समझते हैं, ठीक है? ओके, तो देखो बच्चों, सेकंड इज किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। बेटा इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ? वोल्टेज लॉ। और मैश रूल भी बोलते हैं। इसके एक ही के नाम है। जैसे मान लो मैंने एक सर्किट बना रहा हूं, अच्छा एक बात बताओ, बैटरी के पास में छोटी सी बैटरी बना दी तो क्या हो गया वो? बताओ बच्चों। सर वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। वेरी गुड। अब बच्चों द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब हमें ये समझना है प्लस माइनस, इनके नाम भी दे देते हैं। लेट्स से इट्स R1, R2, R3, R4, है ना? और ये बैटरी का नाम EMF E1, E2, E3। बस अब बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। तो पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। सर पहले स्टेटमेंट लिखवा दो। स्टेटमेंट इज द sum of all voltages in a closed loop is always zero, पहली चीज। अरे सर ये क्या हुआ? सर शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में ऐसे लिख दो बेटा, समीशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ लूप, क्लोज लूप इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है बेटा, ये वाली बात हमें समझ में आ गई है ना बेटा? अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मैं इनके नाम लिखता हूँ। जैसे इसका नाम लिख दो ABCDEF। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, मेरा एक तरीका है बेटा। एक चीज़ बताओ, रेजिस्टेंस का प्लस माइनस कौन सा होता है? ये अगर रेजिस्टेंस है तो इसका प्लस कौन सा और माइनस कौन सा?
अगर आप ये बोलोगे कि सर अब ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है तो ये प्लस ये माइनस, नहीं बेटा, जहाँ से करंट एंटर हो वो प्लस और जहाँ से करंट एग्जिट हो वो माइनस। और बैटरी का प्लस माइनस वो तो आपको पता है कि सर जो बड़ा है वो प्लस और जो छोटा है वो माइनस। अच्छा, मैं इसको वोल्टेज लॉ को समझाने के लिए एक तरीका यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, आप भी वैसे ही तरीका यूज़ करो। बेटा जब भी आप प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो घटे, घटे मीन्स माइनस, और जब भी आप माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो आप बढ़े, बढ़े मीन्स इंक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस। ये छोटा सा रूल है, आप इसको लगा के चलें तो आपको किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस बहुत सरल हो जाएंगे। तो बेटा ये कहता था कि द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज जीरो। कितनी लूप बन रही हैं क्लोज, बताओ सर? 3। एक तो बन रही है ए बी ई एफ ए, एक बन रही है बी सी डी ई बी, एक बन रही है ए सी डी एफ ए। तुम्हें समझ में आया? तो हम 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं। मैं देखो लिख के बताता हूँ, आप यहाँ पे देखना बच्चों। तो पहले मैंने लिया लूप ए बी ई एफ ए। बच्चों जहाँ शुरू किया वहाँ पे अगर हम सेम लेटर से ख़त्म करें तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड लूप। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्लस माइनस। सर इसमें तो इतनी सारी बैटरियाँ हैं, सर इसमें ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। हाँ बेटा, तो बेटा किसी भी एक बैटरी जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है, मान ले E1 का ज़्यादा है, तो इसको हम मेन बैटरी मान के हम इसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट मार्क कर देंगे। तो मैंने बोला ये करंट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ डिवाइड होगा बच्चों, करंट है ना यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से वापस कंबाइंड होगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो सर बाकी बैटरीज का करंट उनकी डायरेक्शन को हम नहीं ले रहे, हम इसकी डायरेक्शन की, किसी भी एक बैटरी की डायरेक्शन जिसका पोटेंशियल ज़्यादा हो उसके अलोंग से प्लस माइनस लगा देते हैं। अब बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि रेजिस्टेंस का प्लस माइनस, जहाँ से करंट एंटर हो वो प्लस, जहाँ करंट एग्जिट हो वो माइनस। इसका मतलब ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस। और बैटरी का तो आपको पता ही है, अब करंट यूँ तो यहाँ प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये तो प्लस है ही ये माइनस है ही, करंट ऐसे एंटर हो रहा है, ये प्लस और ये माइनस। क्या हमने सबके मार्क कर दिए? यस। तो बच्चे अब हम इस चीज़ को यूज़ कर कर हम इक्वेशन लिखेंगे। तो हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सर मुझे एफ़ अच्छा लगता है तो तुम एफ़ से चल लो। सर कैसे चलें, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? तो बेटा इसका डायरेक्शन अगर हमने क्लॉकवाइज लिया है, करंट ऐसे गया है तो क्लॉकवाइज चलेंगे। बोर्ड्स में हम इसको ऐसे करके मार्क करके आएंगे। तो हम यहाँ चलते हैं बच्चों, किसी पॉइंट चल लो जहाँ से तुम्हारा मन करे। सर हम ए से चलते हैं, चले चले चले, प्लस से माइनस बढ़े या घटे? तो प्लस से माइनस घटे, इसका मतलब माइनस। बेटा करंट भी एक बार लगा लेते हैं, है ना। मान लो कि देखो करंट आ रहा है इसमें आई, यहाँ गया I1, तो यहाँ कितना गया, यहाँ गया सर I माइनस I1, और यहाँ कितना आया I1 जो आ रहा है, और ये ऐड हो गया और वापस करंट कितना हो गया I। तो बच्चों अब हम इसका पोटेंशियल लिखते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो IR1। फिर आगे चले चले चले, बढ़े या घटे? प्लस से माइनस गए, घटे, घटे मीन्स माइनस, कितना I माइनस I1 इंटू R2। फिर यहाँ से चले 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 चले, प्लस से माइनस यानी बढ़े, बढ़े मतलब प्लस, तो E कितना लिया है E2। फिर बच्चों यहाँ से बड़े बड़े बड़े, प्लस से माइनस मतलब घटे, इसका रेजिस्टेंस हमने लिखा नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं R3 R4 तक चले गए थे तो R5 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल घटे ना बच्चों, तो माइनस कितना करंट आया I R5। फिर इस पर प्लस से माइनस से प्लस गए तो फिर बढ़े, यानी प्लस का E1 बराबर का 0। इस तरह से हम इक्वेशन लिख देते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। कैसे? IR1 ब्रैकेट खोल दो, IR2 प्लस I1 R2 प्लस E2 माइनस IR5 प्लस E1 बराबर का 0। अब
इसी तरह से बेटा हम और लूप्स की भी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे मैं बना देता हूँ BCDEB। इसमें आप कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे, ऐसे? सर हम ऐसे ही चलते हैं बेटा, एग्ज़ाम में इसको मार्क करके आना। तो अब आपको आ गई होगी इक्वेशन बनानी। देखो मैंने सारे पोटेंशियल इस लूप में सबका पोटेंशियल का सम कितना रखा, 0। यही तो बोलता है किरचॉफ्स का लॉ। क्या तुम्हें समझ में आया? जल्दी से इसको नोट कर लो, दूसरा आप खुद बनाओ। तो मैं बना के दिखा देता हूँ, चलो एक साथ। बढ़े या घटे? घटे सर। कितना घटे? I1R3। फिर बढ़े या घटे? सर बढ़े, क्योंकि माइनस से प्लस गए, बढ़े। बढ़े मतलब E2। बढ़े या घटे? सर घटे, क्योंकि हम यूँ चल रहे हैं, -I1R4। फिर यहाँ से यूँ चलो, तो बढ़े या घटे? सर बढ़े। कितना बढ़े? +I -I1 इंटू R2, है ना बच्चों? और फिर वापस यहीं आ गए, इज इक्वल्स टू क्या कर दो, 0। फिर इसको सॉल्व कर लो। इस तरह से हम इक्वेशंस बना सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो बेटा बाय दिस वी कैन फाइंड the value of unknown resistance among 4। द मीनिंग इज कि बच्चों यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जैसा आपको दिख रहा है। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम S। और गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस खुद का जो हमने लिया है वो लिया है लेटर G से। किससे लिया? लेटर G से। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे बाहर कोई बैटरी लगी हुई है। बैटरी से मान लो करंट यहाँ से आ रहा है, और वो करंट आ रहा है कितना बच्चों? वो आ रहा है I करंट आ रहा है ना। एक सेकेंड, I करंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो करंट जब आएगा बच्चों, बट हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ब्रिज शुड बी इन बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब होता है बच्चों करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मस्ट बी 0। यानी कि बैलेंस कंडीशन में ही हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करते हैं। और बैलेंस कंडीशन कब होती है? जब इसमें से करंट 0 हो जाए। इसमें से करंट 0 कब होगा? जब यहाँ और यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम। यहाँ और यहाँ पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो बच्चों करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही फ्लो करता है। अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाए तो ना करंट इधर से इधर आएगा, ना करंट इधर से इधर आएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड कंडीशन। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कर लेते हैं। करंट I यहाँ से आ रहा है, मान लो कि इसमें गया I1, तो बचा हुआ करंट इसमें जाएगा I माइनस I1। ठीक है बच्चों, अब करंट यहाँ से I1 गया गया गया, इस पॉइंट पे फिर डिवाइड होगा। लेट से इसमें गया, इस वाले में गया IG क्यों लिया? दैट इज़ अ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इसलिए मार्किंग के लिए IG लिया। तो आया करंट कितना था? I1, IG इधर चला गया, तो इधर कितना आ गया? I1 माइनस IG। और बच्चों जो करंट इधर से IG आ रहा है, इससे ये ऐड होगा और इधर आ जाएगा, और इधर कितना करंट होगा? I माइनस I1 जो इधर से आ रहा है, और जो इधर से आ रहा है प्लस IG। तो करंट वापस कितना निकलेगा? I। अगर आप इसको और इसको ऐड कर दो तो करंट I आएगा। इसका मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट सही लिया है। ठीक है, अब इसके लिए हम कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो इन चारों में कोई भी ऐसा हो सकता है जो कि हमारे लिए अननोन हो, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी हो। इसमें 3 जो होंगे वो नोन होंगे और एक जो होगा वो अननोन होगा। तो बच्चों इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? तो इसको हम बाय किरचॉफ्स लॉ से प्रूफ करते हैं। बाय किरचॉफ्स लॉ। तो बाय किरचॉफ्स लॉ क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ
इसमें हम वोल्टेज यानी लूप लॉ लगाते हैं। तो बेटा इसमें एक लूप बन रही है, देखो लूप, यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं किसी और कलर से ताकि आपको विजिबल हो, रेड से कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं ए इस पॉइंट का, बी, सी और डी। मार्किंग जो हमने करी है वो रेड कलर से करी है बच्चों, ताकि आपको क्लियर रहे। अच्छा, तो मैं लूप ले रहा हूँ बच्चों, ए बी डी ए, जहाँ से शुरू किया वहीं से एंड किया, इसका मतलब क्लोज लूप है और हम इसमें ऐसे चल रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था करंट जहाँ से एंटर हो वो प्लस और माइनस, करंट यहाँ से एंटर ये प्लस ये माइनस, करंट यहाँ से एंटर है तो ये प्लस और ये माइनस। बच्चों बहुत ध्यान से समझना। तो इसकी सारे सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन द लूप इज ज़ीरो। तो हम कहीं से भी लिखना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ से लिखते हैं। तो इसका पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस है P, इसमें करंट है I1, तो लेट्स से I1P। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ से यूँ जा रहे हो तो प्लस से माइनस यानी घटे, घटे का मतलब माइनस, फिर यूँ आए तो प्लस से माइनस जा रहे हो यानी अगेन घटे, घटे मीन्स कितना करंट, आई जी इज़ द करंट एंड द रेजिस्टेंस इज जी। यहाँ से यूँ जा रहे हो तो बच्चे माइनस से प्लस यानी बढ़े, तो यानी कितना, आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बच्चों अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो दैट इज़ आई वन पी माइनस आई जी प्लस इसको भी आई आर माइनस आई वन आर इक्वल्स टू ज़ीरो। चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो भले ही, है? देखो इस चीज़ को ऐसे ही रहने दो, इसका फ़ायदा मैं बताऊंगा। आई माइनस आई वन आर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब बच्चों आप जानते हो कि बैलेंस कंडीशन में करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर भी कितना होना चाहिए, ज़ीरो। तो इन बैलेंस कंडीशन द वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स ज़ीरो। तो हमें क्या मिला बच्चों, इसको उधर ले जाते हैं, तो आई माइनस आई वन आर इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं तो आई वन पी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक और लूप लेते हैं, लूप बी सी डी बी, यानी ये वाला। इसमें भी हम बच्चों ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ से चलते हैं। तो इसमें मार्किंग कर लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, करंट यहाँ से एंटर हो रहा है इसलिए ये प्लस ये माइनस। तो बच्चों अब लिखना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा आई वन माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस, और प्लस से माइनस गए यानी घटे, तो पुट इट हेयर। फिर यूँ आए तो बेटा माइनस से प्लस, क्योंकि हम यूँ चल रहे हैं ना बच्चों, माइनस से प्लस, तो प्लस कितना आएगा इसका आएगा बच्चों आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये वाला करंट इंटू रेजिस्टेंस एस। फिर बच्चों हम यूँ चल रहे हैं तो माइनस से प्लस यानी अगेन बढ़े, कितना बढ़े बच्चों, आई जी बराबर का ज़ीरो। ये हमने किरचॉफ सेकंड लॉ से लिख दिया। अब बच्चों इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं थोड़ा सा, इसको नहीं, देखो सबको पहले एक बार खोल लेते हैं, क्या आएगा, आई वन क्यू क्योंकि माइनस है, और प्लस आई जी क्यू प्लस आई आई एस माइनस आई वन एस प्लस आई जी एस प्लस आई जी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखो आप, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। फॉर बैलेंस्ड कंडीशन बच्चों, बैलेंस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो मेरे साथ, सर आई जी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया। तो बच्चों जो बच गए एक्सप्रेशन उनको लिख देते हैं। तो माइनस आई वन क्यू प्लस आई एस माइनस आई वन, इसमें से कॉमन ले लूँ, है ना, देखो इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ पहले ही इन दोनों में से। तो ये क्या आ गया बच्चों, आई माइनस आई वन एस आई वन एस और कुछ बचा ही नहीं, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों इसको इधर रखते हैं, आई माइनस आई वन एस इक्वल्स टू आई वन क्यू, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 2।
तो बच्चों एक चीज़ देखो आप, अब हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो वी जस्ट डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे होगा i माइनस i1 r इक्वल्स टू i1p अपॉन i माइनस i1 है ये s, और यहाँ पे आएगा i1q। तो बच्चों यहाँ पे i1 से i1 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है क्या, r अपॉन s इक्वल्स टू p अपॉन q। और ये जो चीज़ है यही आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है बच्चों। दिस वन इज़ अ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखना है। दिस इज़ ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ये प्रूफ आपके बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर बोर्ड्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ बेसिकली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं बेटा। इस सेटअप को, ये जो एक तो ये जो है ये क्या है सर, ये ब्रास की है, ब्रास स्ट्रिप्स है ना, ऐसे करके ब्रास, एक तो ये लगी हुई, एक ये और एक ये पर्पल वाली ब्रास स्ट्रिप्स है। ये बेटा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर है, अलॉय का वायर है। ये ब्लू वाली मीटर स्केल है जो कि 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर 100 सेंटीमीटर तक है, एक बैटरी एक की। ये जो है ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें निकालना है, उसको हमने यहाँ लगा दिया। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज कॉल्ड जॉकी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, जॉकी। तो जॉकी को हमने यहाँ रखा। यहाँ पे क्यों रखा, हम जॉकी को बच्चों अलग अलग पॉइंट पर रखकर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का स्केल में 0 बीच में होता है और ये निडल दोनों तरफ डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं कि जहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम उस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पर 0 हो गया, तो इस लेंथ को हम यहाँ मीटर स्केल की हेल्प से पढ़ लेते हैं। तो ये बची हुई लेंथ यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है, 100 माइनस एल। तो बच्चों हम जानते थे, अभी अभी हमने पीछे वाले वीडियो में देखो प्रूफ किया था, R अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। सिमिलरली यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस है P, एक है Q और एक रेजिस्टेंस है L और 100 माइनस एल। तो बच्चों इनका रेशो इक्वल होगा, यानी P अपॉन क्यू इज इक्वल टू L अपॉन एल। अब हमें Q की वैल्यू चाहिए क्योंकि Q हमारा नोन है, तो वी जस्ट शिफ्ट इट बाय दिस, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q। तो इस तरह से हम मीटर बेस से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद होने चाहिए बच्चों। क्या है दीज पॉइंट्स? दीज पॉइंट्स आर, मीटर ब्रिज कैन नॉट बी यूज टू मेजर अ वेरी हाई और अ लो रेजिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा या बहुत कम रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता है। मीटर ब्रिज इज मोर सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब समझते हो, छोटे से छोटे वैल्यू को बिल्कुल एक्यूरेट बताए तो उसको सेंसिटिव बोलते हैं। व्हेन ऑल 4 रजिस्टर्स अप्रॉक्स सेम वैल्यू, यानी कि देखो अब हमें अननोन की तो नहीं पता, बट हमें मोस्ट ऑफ आइडिया हो जाता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो हम अगर उसके बाकी के 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को उसके अप्रॉक्स रखें तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। दिस इज good for assertion and reasoning type problems. So by this way we can find the value of unknown.